Hello students, welcome to my channel English Nerves. My name is Gunjan Arora. If you want to learn about English literature or if you want to improve your English grammar, then please subscribe to my channel and don't forget to like and share. This is the second part of figures of speech. In the first video, we discussed simile, metaphor, onomatopoeia and alliteration. In this video, we will cover 4 more figures of speech. So let's start. In the second part of the video, we will cover oxymoron, personification, hyperbole, and apostrophe. So let's start with oxymoron. What is an oxymoron? They are adjacent words which are opposite to one another. They are words that depict contrast ideas. They are contradictory words. अब ये क्या, इसका मतलब क्या है? ऑक्सीमोरॉन जो है वो एक ऑपोजिट आइडिया प्रेजेंट करते हैं. हिंदी में अगर मैं समझाऊं तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ खट्टा मीठा. खट्टा भी कह रही हूँ और मीठा भी कह रही हूँ, तो ये तो दोनों ऑपोजिट आइडियाज है, ऑपोजिट वर्ड्स है. ठीक है, तो जब आप दो ऑपोजिट वर्ड्स को साथ में रख देते हैं तो उसको ऑक्सीमोरॉन कहते हैं. एक कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स होते हैं, वो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स होते हैं और कॉन्ट्रास्ट आइडियाज प्रेजेंट करते हैं. एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं. ओरिजिनल कॉपी. I just bought an original copy of Gucci. तो एक तरफ तो आप कह रहे हो कि आपने कॉपी ली है और फिर आप कह रहे हो कि ओरिजिनल कॉपी ली है, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है. अगर वो कॉपी है तो वो ओरिजिनल कैसे हो सकता है? ठीक है, तो कॉन्ट्रास्ट आइडियाज प्रेजेंट करते हैं. स्वीट सैडनेस. सैडनेस स्वीट कैसे हो सकती है? एक तरफ तो आप उसको सैडनेस कह रहे हो, दुखी हो, और वो स्वीट भी है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी है. ठीक है, तो अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्टरी कर रहे हो आप, दो वर्ड्स को साथ में रख रहे हो जो ऑपोजिट है एक दूसरे के. परफेक्ट मिसमैनेजमेंट. द स्कूल वॉज इन परफेक्ट मिसमैनेजमेंट. तो मिसमैनेजमेंट है और परफेक्ट मिसमैनेजमेंट है, राइट? कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज. क्रूअल काइंडनेस. काइंडनेस है बट क्रूअल वाली, तो ये भी एक कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज प्रेजेंट करता है. तो आपको बस ये ध्यान रखना है, ऑक्सीमोरॉन पहचानने का ट्रिक ये होती है कि जब भी आप दो वर्ड्स देखें, दो ऑपोजिट वर्ड्स को देखें साथ में, ठीक है, कोई गैप नहीं है दोनों वर्ड्स के बीच में, दोनों वर्ड्स को बस साथ में रख दिया है, दो ऑपोजिट वर्ड्स को, तो उसको आप ऑक्सीमोरॉन कहते हैं. ठीक है, ओरिजिनल कॉपी, स्वीट सैडनेस, परफेक्ट मिसमैनेजमेंट, क्रूअल काइंडनेस, ये वर्ड्स जो है ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, ऑपोजिट है. तो जब भी आप एक ऑपोजिट वर्ड्स को साथ में देखें किसी भी सेंटेंस में, तो आप उसमें पता लगा सकते हैं कि वो एक ऑक्सीमोरॉन है. नाउ दिस next figure of speech is personification. Give human characteristics to non-human things. Represents a thing or any inanimate object as a person. किसी भी inanimate object मतलब जो non-living thing है उसको आप living being बना रहे हो, living attributes दे रहे हो. अगर मैं कहूँ कि वॉल्स के भी कान होते हैं, बहुत वो फ्रेज है हिंदी में जो आप कहते हो कि दीवारों के भी कान होते हैं, तो दीवारों के कान थोड़ी होते हैं. दीवार तो इनएनिमेट थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, बट उसको मैं एक लिविंग थिंग का एट्रीब्यूट दे रही हूँ, लिविंग थिंग का कैरेक्टरिस्टिक दे रही हूँ, तो उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं. लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स. डैफोडिल्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. आप सबने अपने स्कूल में एनसीईआरटी बुक्स में डैफोडिल्स पढ़ी होगी, पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ की. बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल है ये पर्सोनिफिकेशन का. इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं A host of golden daffodils beside the lake beneath the trees fluttering and dancing in the breeze. तो वो कह रहे हैं कि जो daffodils है, जो flowers है, वो ऐसे लग रहे हैं कि वो डांस कर रहे हैं. ठीक है, तो वो उनको एक लिविंग एट्रीब्यूट दे रहे हैं डांसिंग का, तो इसलिए ये पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है. The moon was hiding its face from us. अब मून का कोई फेस थोड़ी है जो वो हमसे छुपा रहा है, बट स्टिल मैंने कहा द मून वॉज हाइडिंग इट्स फेस फ्रॉम अस, तो मैंने मून को एक लिविंग बीइंग का कैरेक्टरिस्टिक दे दिया कि वो अपना मुंह छुपा रहा है. द सन स्माइल्ड अपॉन अस. द वेव्स वर रनिंग अवे. तो ये सब लिविंग बीइंग्स नहीं है, मून, सन, वेव्स, ये तो नॉन लिविंग थिंग्स है, बट मैं उनको लिविंग थिंग का कैरेक्टरिस्टिक दे रही हूँ कि वो डांस कर रहे हैं, वो भाग रहे हैं, वो स्माइल कर रहे हैं, वो छुप रहे हैं. ठीक है, तो जब आप किसी नॉन ह्यूमन थिंग को ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक दे देते हो, किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को पर्सन की तरह ट्रीट करते हो, लिविंग बीइंग की तरह ट्रीट करते हो, तो उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, हाइपरबोली. बहुत इंटरेस्टिंग सी फिगर ऑफ स्पीच है ये, और ये बहुत यूज करते हैं हम अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी. हाइपरबोली का सिंपल सा इजी सा मतलब होता है कि किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बता देना.
It exaggerates things and represents them more dramatically than they really are. It overemphasizes statements. It helps to create a strong impression, right? Example के through इसको समझते हैं. I called you 100 times but you didn't answer my phone. तो मैंने बहुत बड़ा चढ़ा के बोल दिया कि मैंने तो 100 बार तुम्हें कॉल किया, 100 टाइम्स कॉल किया, बट एक्चुअल में तो मैंने 100 टाइम्स कॉल नहीं किया, मैं बस एग्जैजरेट कर रही हूँ और मैं एम्फसाइज करना चाहती हूँ कि आई कॉल्ड यू बट यू डिडंट आंसर माई फोन, सो आई वॉन्ट टू एम्फसाइज ऑन द फैक्ट दैट यू डिडंट आंसर माई फोन, सो दैट इज वाई आई वॉन्ट टू पुट अ स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन, राइट? इसलिए मैं 100 टाइम्स मैंने उसको बोल दिया कि मैंने आई कॉल्ड यू 100 टाइम्स, मैंने बड़ा चढ़ा के अपनी बात कह दी. The movie is so hilarious you will die of laughter. तो इतनी हिलेरियस है, इतनी फनी है that you will die of laughter. तो I want to describe कि मूवी कितनी फनी है, तो वो बताने के लिए मैंने बड़ा चढ़ाकर कह दिया कि you will die of laughter, इतनी फनी है. The sun is melting my body, it is so hot. इतनी गर्मी है, 40 degrees temperature है, the sun is melting my body. It's not actually melting my body, I'm just sweating, but I just want to emphasize, I just want to exaggerate it. I just want to exaggerate कि कितनी गर्मी है, तो इसलिए मैंने ये phrase use कर दिया कि it is melting my body. My school bag weighs a ton, right? School bags कितने heavy होते हैं आजकल, तो आप उसको exaggerate करने के लिए, emphasize करने के लिए मैंने कह दिया कि my school bag weighs a ton. Of course it doesn't weigh a ton, but still I just want to exaggerate things. तो ऐसे ये हाइपरबोली आप बहुत यूज करते होंगे अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में भी, पर आपको पता नहीं होगा कि ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसको हाइपरबोली कहते हैं. तो ये सब एग्जांपल्स है हाइपरबोली के. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच व्हिच इज एपोस्ट्रोफी. Addressing someone that is not present or a dead person or an inanimate object. जब आप किसी डेड पर्सन से या कोई पर्सन जो वहां प्रेजेंट नहीं है या फिर किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट से बात करते हैं, ठीक है, एड्रेस कर रहे हैं आप उसको, आप उससे बात कर रहे हैं. अब इसमें द राइटर इज डायरेक्टली एड्रेसिंग और स्पीकिंग टू द पर्सन हु इज डेड और नॉट प्रेजेंट. तो जो मर चुके हैं उनसे बात करना, डायरेक्टली उनसे बात करना. फॉर एग्जाम्पल पोएम्स और प्रोज में भी आपको एग्जाम्पल्स दिख जाएंगे जिसमें राइटर जो है डायरेक्टली उन लोगों को एड्रेस करते हैं जो प्रेजेंट है ही नहीं, राइट, जो मर चुके हैं पहले से, या फिर कोई इनएनिमेट थिंग, नॉन लिविंग थिंग से बात करना. इट इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी फिगर ऑफ स्पीच एज इट यूजेस एक्सक्लेमेशंस लाइक ओ. फिगर ऑफ स्पीच में ओ एक्सक्लेमेशंस यूज करते हो आप, इसलिए इसको एक्सक्लेमेटरी फिगर ऑफ स्पीच भी कहते हैं. लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स. Oh life, why have you been so unfair? So I'm talking to life. Life obviously is an inanimate object, inanimate thing है वो, तो मैं उससे बात कर रही हूँ, पढ़ती हूँ. Oh life, why have you been so unfair? तो मैंने इसमें ओ एक्सक्लेमेशन यूज करा है, तो इसको एक्सक्लेमेटरी फिगर ऑफ स्पीच भी कहते हैं. Milton, thou shouldst be living at this hour. Milton is already dead, but the writer is talking to Milton. Milton, thou shouldst be living at this hour. और इसमें भी उसने एक्सक्लेमेशन यूज करा है मिल्टन के बाद. Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. तो स्टार से बात कर रहा है पोएट कि how I wonder what you are, right? Oh grandfather, what have you done? So the grandfather has died and given his property in charity, and now you are talking to your grandfather and saying, oh grandfather, what have you done? Your grandfather is not present there, he's already dead, but still you are talking to him. Oh grandfather, what have you done? So you are using apostrophe, right? So we covered 4 figures of speech in this video: apostrophe, personification, oxymoron, and hyperbole. I hope you liked this video. Please watch both part 1 and part 2 of figures of speech. And don't forget to like, share, and subscribe my channel, English Nerves, for more English lessons. Thank you.